कि किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि रब से जब भी मांगो रब को ही मांगो, क्योंकि जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। और जो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। कभी किसी का दिल न दुखाए, क्योंकि ऐसा ही एक दिल आपके पास भी है। कि अपनापन तो हर कोई दिखाता है, कि अपनापन तो हर कोई दिखाता है, पर अपना कौन है ये वक्त दिखाता है। वक्त के भी बड़े अजीब किस्से हैं, किसी का कटता नहीं और किसी के पास होता नहीं। वक्त दिखाई तो नहीं देता, पर बहुत कुछ दिखा जाता है। वक्त बड़ा अजीब होता है, इसके साथ चलो तो किस्मत बदल देता है और न चलो तो किस्मत ही बदल देता है। दुनिया पल पल रंग बदलती है, कि दुनिया पल पल रंग बदलती है और लोग पूछते हैं कि होली कब है। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जल्दी से हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए। तो आज की वीडियो में हम प्रमुख मानव रोग, लक्षण एवं उपचारों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, जिसमें कि हमने बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में बताया है। आज के इस वीडियो में हम वायरस जनित रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें पहला जो रोग है वो है एड्स, यानी वायरस से होने वाले रोगों में पहला जो रोग है वो एड्स है। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो देखिए कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, इंग्लिश में लिख रखा है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम का संक्षिप्त रूप है। इस रोग के विषाणु का नाम है HIV। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो इस रोग के विषाणु का नाम क्या होता है? तो HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस होता है। रोग यौन संबंधों के कारण, रक्ताधान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। रोगी का शरीर जगह जगह फूल जाता है, खून का संचार अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः रोगी की मृत्यु हो जाती है। इस रोग के उपचार के लिए AZT यानी कि एजिडोथायोमिडीन दवाओं का भी प्रयोग किया जाता है, जो HIV विषाणुओं की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया रोककर विषाणुओं को बहुगुणित होने से रोकती है। तो इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली बात हमें क्या याद रखनी है? तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी है कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है। तो एड्स का पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। अच्छा, दूसरी बात जो है वो है कि HI यानी कि जो एड्स है वो किस वायरस से होता है? तो एड्स जो रोग होता है वो HIV वायरस से होता है। इसका पूरा नाम होता है HIV का ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। ठीक है, अच्छा, उसके बाद दूसरी जो बात होती है कि जो एड्स रोग होता है वो किस कारण से होता है? तो एड्स रोग होता है किस कारण से? एड्स रोग होता है यौन संबंधों के कारण होता है। ठीक है, रक्तदान में अनियमितता से और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से जो है फैलता है। इस रोग में नुकसान क्या होता है? तो इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है, रोगी का शरीर जगह जगह से फूल जाता है, खून का संचार जो है वो अव्यवस्थित हो जाता है और अंततः जो रोगी होता है उसकी मृत्यु हो जाती है। और इस रोग के उपचार के लिए हमें किन दवाओं का उपयोग करना चाहिए? तो हमें AZT दवाओं का उपयोग करना चाहिए। किनका? AZT। तो AZT का पूरा नाम होता है एजिडोथाइमिडीन, यानी एजिडोथाइमिडीन दवाओं का हमें उपयोग करना चाहिए। इस दवा का क्या होता है? इस कारण से होता क्या है कि ये जो दवा होती है ये करती क्या है? तो ये विषाणुओं की रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्रिया को रोक देती है। ठीक है, जिससे ये क्या होता है? बहुगुणित होने से रुकते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा बढ़ने से ये रुक जाते हैं या फैलने से रुक जाते हैं। तो जो भी हाईलाइट पार्ट आपने किए, जैसे मोस्ट हाईलाइट पार्ट है कि एड्स का पूरा नाम क्या होता है, वायरस का पूरा नाम क्या होता है, इन सबको आप लिख लीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट जो डिजीज है उसको। अगली जो डिजीज होती है वो होती है चेचक, क्योंकि हम वायरस से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। वायरस से होने वाले रोगों में दूसरा जो रोग है वो होता है चेचक, जिसका इंग्लिश में नाम होता है स्मॉल पॉक्स। तो देखते हैं कि यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है, जिसका संक्रमण एक अति सूक्ष्म विषाणु के कारण होता है। इस रोग से ग्रसित रोगी को सर्वप्रथम सर, पीठ, कमर और बाद में सारे शरीर में जोरों का दर्द होता है एवं बाद में लाल
लाल दाने निकल जाते हैं जो बाद में फफोले का रूप धारण कर लेते हैं। उपचार में क्या है तो रोगी को तब तक अलग रखना चाहिए जब तक कि फोड़ों के सुरंड साफ न हो जाए। घर या आसपास के लोगों को चेचक का टीका ले लेना चाहिए, यानी यदि परिवार में या आसपास में किसी को चेचक हो रखा है तो उसके आसपास के सभी लोगों को पहले से ही चेचक का टीका ले लेना चाहिए, यदि पहले से नहीं ले रखा हो तो इस रोग में हमें क्या याद रखना है, तो सबसे पहली बात तो हमें याद ये रखनी है कि यह एक अत्यंत संक्रामक रोग है, यानी कि बहुत जल्दी फैलता है। दूसरी बात, ये वायरस से होता है, ये तो हम जानते हैं। इस रोग में होता क्या, तो इस रोग से ग्रसित जो रोगी होता है उसको सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले उसको सर, पीठ और कमर और बाद में सारे शरीर में जोरों का दर्द होता है। रोगी को उपचार में क्या करना चाहिए, तो रोगी को चेचक का टीका ले लेना चाहिए। ठीक है, रोगी को भी ले लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा डिजीज हो वो होता है इन्फ्लुएंजा। ठीक है, इन्फ्लुएंजा, तो इसके बारे में हम समझें कि यह एक संक्रामक रोग है जिसका संक्रमण इन्फ्लुएंजा नामक रोगाणुओं के कारण होता है। इसको फ्लू भी कहते हैं। इस रोग का आक्रमण होने पर सर और पूरे शरीर में जोरों का दर्द, सर्दी, खांसी और तेज ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। यह कभी कभी महामारी का रूप भी ले लेता है। और उपचार क्या है इसके, तो रोगी को टेरामाइसिन और टेट्रासाइक्लिन आदि एंटीबायोटिक्स लेनी चाहिए। रोगी का पेट साफ रखना चाहिए और पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से सुबह शाम गरारा करना चाहिए। इसका पहले भी हमने बात बताई थी आपको पोटेशियम परमैंगनेट की। इसको क्या करना चाहिए, इससे हमें हाथ मुंह वगैरह यदि कोई बीमारी है तो ये धोने चाहिए इसके घोल से। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, तो इसमें भी सबसे पहली बात तो कि यह एक संक्रामक रोग है भैया। दूसरी बात, इसका संक्रमण किस वायरस की वजह से होता है, तो इन्फ्लुएंजा नामक वायरस या रोगाणु से होता है। दूसरी बात कि इसका दूसरा नाम क्या होता है, तो इसको हम फ्लू भी कहते हैं। और जब ये रोग हो जाता है तो क्या होता है, हमारे पूरे शरीर में या फिर खास तौर पे सर और पूरे शरीर में जोरों का दर्द, सर्दी, खांसी तथा तेज जोर आदि होने लगते हैं। और कभी कभी यह महामारी का रूप भी ले लेता है। उपचार में हमें क्या करना चाहिए, तो रोगी को टेरामाइसिन और टेरामाइसिन तथा टेट्रासाइक्लिन बायोटिक्स लेनी चाहिए। याद रखिएगा और ये हाईलाइट जो पार्ट इनको अलग से आप लिख लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखते हैं नेक्स्ट डिजीज को। अगली जो डिजीज है वो है हमारी पोलियो। ठीक है, या पोलियोमाइलिटीज। तो समझते हैं इसको कि यह रोग निस्यंदी विषाणु यानी कि फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है। इस रोग का प्रभाव केंद्रीय नाड़ी संस्थान पर होता है तथा रीढ़ की हड्डी और आंत कोशिकाएं नष्ट हो जाती है। यह प्रायः बच्चों को होता है। शरीर इससे बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है, जिससे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। अच्छा, उपचार में क्या करें, तो इस रोग से बचाव के लिए बच्चों को पोलियो निरोधी वैक्सीन दिया जाता है। साक टीके या साक वैक्सीन जो कि साक ने ही खोजी थी, यानी साक वैक्सीन की खोज साक ने की थी, इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है। एल्बर्ट सेबी ने 1957 में मुख से लेने वाली पोलियो ड्रॉप की खोज करके प्रतिरक्षीकरण को और आसान बना दिया। तो इसमें हमें क्या याद रखना है, तो सबसे पहली बात तो ये जो रोग होता है वो निस्यंदी विषाणु यानी फिल्ट्रेबल वायरस के कारण होता है। इस रोग में होता क्या, तो इसमें केंद्रीय जो नाड़ी संस्थान होता है उसको क्या होता है, नुकसान होता है। इसमें नुकसान और क्या होता है, शरीर पे क्या दुष्प्रभाव पड़ता, तो रीढ़ की हड्डी और आंत की कोशिकाएं नष्ट हो जाती है, ये भी हमें याद रखना है। और ये प्राय बच्चों को होता है। शरीर इससे बचने के लिए रोग प्रतिकारक पदार्थ का निर्माण करने लगता है, जिससे विषाणु मर जाते हैं और रोगी पूर्णतः ठीक हो जाता है। उपचार में हमें याद रखना चाहिए कि हमें पोलियो निरोधी वैक्सीन लेना चाहिए। और साक टीका है, इसका क्या किया जाता है, इसका निर्माण साक ने किया था और इसको इंजेक्शन के द्वारा लिया जाता है। एल्बर्ट सेबिन ने क्या की थी, सबसे पहले इस पोलियो ड्रॉप की खोज जो है कि मुख से लेने वाली ड्रॉप के रूप में की थी। किसने, एल्बर्ट सेबिन ने। अच्छा, तो याद रख लीजिएगा जो भी हाईलाइट पार्ट आपको दिख रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हमारा डेंगू ज्वर
यानी डेंगू फीवर की हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम समझते हैं कि यह रोग विषाणु के कारण होता है। इस रोग को इडिस इजिप्टी, इडिस एल्बोपेक्टिस और क्यूलेक्स फंटिगेंसिस नामक मच्छर संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज ज्वर आ जाता है, चेहरे पर फितियाँ निकल आती तथा सर, आंखें, पेशियाँ और जोड़ों में बहुत जोरों का दर्द होता है। यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। याद रखिएगा, हड्डी तोड़ बुखार किसको बोलते हैं, तो डेंगू ज्वर को ही हड्डी तोड़ बुखार भी हम कहते हैं। इसमें क्या याद रखना है हमें कि ये जो रोग है ये विषाणु से होता ही है। इस रोग को कौन फैलाता, तो इस रोग को इडिस इजिप्टी और इडिस एल्बोपेक्टस और क्यूलेक्स फंटिगेंसिस नामक मच्छर फैलाते हैं। फैलाने का काम ये वाले करते हैं। और इस रोग में होता है कि आप सभी जानते होंगे कि अचानक तेज बुखार आ जाती है, चेहरे पर फतियाँ निकल आती है, सर, आंखें और पेशियों और जोड़ों में बहुत जोरों का दर्द होता है और यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को ही हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। याद रख लीजिएगा इन सब बातों को। देखते हैं नेक्स्ट डिजीज के बारे में। अगला जो डिजीज है वो है हिपेटाइटिस या पीलिया या जॉन्डिस। ठीक है, तो इसके बारे में हम समझें कि यह एक यकृत रोग है जिसमें रक्त में पित्त वर्णक यानी बाइल पिगमेंट अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पित्त वर्ण का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती है। फलतः पित्त वर्णक या पत्त वर्णक यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है। पेशाब भी पीला हो जाता है, खून में पत्त या बाइल बढ़ जाता है। उपचार में क्या करना चाहिए, तो इस रोग से बचने के लिए ठंडक से बचना चाहिए, हल्का परंतु पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए। रोगी को तब तक आराम करना चाहिए जब तक सीरम में बिलीरुबिन की मात्रा 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर नहीं हो जाती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें याद रखनी कि यह एक यकृत रोग है। इसमें रक्त में पत्त वर्णक जो होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। अब मात्रा बढ़ जाती है तो क्या होता है कि इसमें जो यकृत है उसमें पित्त वर्ण का निर्माण अधिक होने लगता है। फिर क्या होगा कि इसे यकृत की कोशिकाएं इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में कर पाती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा कि जो पित्त वर्णक है, जब ये आपकी यकृत की कोशिकाएं जो उत्सर्जन निम्न मात्रा में करेगी तो क्या होगा, बाकी का जो पत्त वर्णक है वो यकृत शिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाएगा, जिससे क्या होगा कि पेशाब भी पीला हो जाएगा और खून में पत्त या बाइल बढ़ जाता है। तो इससे बचाव के लिए क्या करें, तो इससे बचने के लिए ठंडक से दूर रहना चाहिए, पौष्टिक आहार ग्रहण करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ब्लड है उसमें जो सीरम है उसमें बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाए। कितनी हो जाए, 1.5 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर। ठीक है, याद रख लीजिएगा इन सब बातों को। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डिजीज को। अगला जो डिजीज है वो होता है हाइड्रोफोबिया या रेबीज। कौन सा होता है, हाइड्रोफोबिया या रेबीज। तो इसको हम समझे कि यह एक संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसका संक्रमण पागल, कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से होता है, क्योंकि यह रोग सर्वप्रथम इन्हीं जंतुओं में होता है। इनके काटने से रोग के विषाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और समुचित समय पर चिकित्सा न की जाने पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। यह रोग दो रूपों में देखने को मिलता है। एक में उत्तेजना होती है, जल से भय उत्पन्न होता है और रोगी की आवाज़ कुत्ते के भूखने जैसी निकलती है। दूसरे में रोगी को पक्षाघात यानी कि पैरालाइसिस, तेज ज्वर और भयंकर सर दर्द होता है तथा वमन करने की प्रवृत्ति और बेचैनी महसूस होती है। अच्छा, उपचार में क्या करना चाहिए, तो उपचार में कि रेबीज रोध यानी एंटी रेबीज टीका लगवाना चाहिए। इस टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। घाव को शुद्ध कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धोना चाहिए। अच्छा, तो इसमें हमें क्या याद रखना है, सबसे पहली बात तो कि इसका संक्रमण है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता। ठीक है, यह रोग होता है किस वजह से, तो ये संक्रमण पागल, कुत्ते, भेड़िया, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये वायरस इन्हीं जंतुओं में पाया जाता है। अच्छा, तो और हमें क्या याद करना है कि जब कुत्ता काट ले या फिर कोई भी इन तीनों जानवरों में से काट ले तो समुचित अगर चिकित्सा न मिले तो ये रोग हो जाता है। और ये रोग जो है वो दो रूपों में आजकल देखने को मिलता है। पहले वाली जो प्रोसेस होती है, पहले वाला जो रोग होता है उसमें क्या होता है कि एक तो उत्तेजना होती है आपके शरीर में, जिसको भी क्या कि
किसी कुत्ते वगैरह ने काटा है। दूसरी बात, जल से भय उत्पन्न होगा और कुत्ते जैसी आवाज़ निकलने लगेगी। और दूसरी जो प्रवृत्ति होती है इसी रोग की, उसमें क्या होता है, पैरालाइसिस यानी जो लकवा होता है वो हो जाता है, तेज ज्वर रहता है और भयंकर सिर दर्द होता है। और हमेशा वोमन यानी कि उल्टी करने की जो है वो प्रवृत्ति बनी रहती है। तो अच्छे से जो है हाइड्रोफोबिया या रेबीज को याद रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या याद रखना है कि इस टीके की खोज किसने की थी, तो रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। और क्या करना चाहिए, घाव को जब भी कोई कुत्ता वगैरह काट ले तो हमें उस घाव को कार्बोलिक या नाइट्रिक एसिड से धोना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज है वो है हमारी मेनिनजाइटिस, ठीक है। तो इसमें हम समझे कि इस रोग में मस्तिष्क प्रभावित होता है। इस रोग में रोगी को तेज बुखार आता है तथा बाद में बेहोशी भी होने लगती है। मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर चढ़ी झिल्ली के नीचे रहने वाले द्रव, तो कौन सा द्रव, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव से संक्रमित होता है। इस रोग से बचने के लिए मेनिनजाइटिस रोधी टीका लगवाना चाहिए। अच्छा, तो इसमें हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो मेनिनजाइटिस जो है वो हमारे मस्तिष्क का रोग है, यानी कि मस्तिष्क इसमें प्रभावित होगा। इस रोग में रोगी को होगा क्या, तो भैया तेज बुखार हो जाएगा, बाद में बेहोशी भी होने लगती है। तो इसमें होता क्या कि ये संक्रमण होता कैसे है, तो मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के ऊपर जो चढ़ी झिल्ली होती है ना, तो उसके नीचे जो द्रव पाया जाता है उस सेरिब्रो स्पाइनल जो द्रव है उसमें संक्रमण होता है और उसी के कारण आपको ये रोग होता है। इस रोग से बचने के लिए आपको मेनिनजाइटिस रोगी जो टीका होता है ना एक, यानी मेनिनजाइटिस का जो टीका होता है वो आपको लगाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट डिजीज। अगला जो डिजीज होता है वो होता है हमारा ट्रेकोमा, जो कि वायरस से होता है। कि यह आँख की कॉर्निया का सांसर्गिक रोग है। इससे कॉर्निया में वृद्धि हो जाती है जिससे रोगी निद्राग्रस्त सा लगता है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन आदि का प्रयोग करना चाहिए। तो इस रोग में क्या करना चाहिए, सबसे पहली बात तो कि पूछ ले कि ट्रेकोमा मानव के किस अंग का रोग है, तो आपको याद होना चाहिए ना कि ये जो रोग है वो मानव की आँख का रोग है। किसका, आँख का। इसमें क्या होता है कि आपका जो कॉर्निया होता है वो बढ़ जाता है, उसके आकार में वृद्धि हो जाती है जिससे आप हमेशा आपकी आंखें निद्राग्रस्त लगती है। इस रोग से बचने के लिए पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग करना चाहिए। किस औषधि का उपयोग करना चाहिए, तो पेनिसिलिन और क्लोरोमाइसिटिन का उपयोग करना चाहिए, ठीक है। इन पार्ट को आप लिख लीजिएगा जो कि आपको हाईलाइट दिख रहे हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डिजीज को। अगला जो डिजीज है वो है छोटी माता या चिकन पॉक्स। तो इसमें हम क्या करें कि यह रोग भी चेचे की तरह बहुत ही संक्रामक होता है। इसमें हल्का बुखार होता है तथा शरीर पर फत्तियां निकल जाती है और जो बाद में जल स्फोटों में बदल जाती है। इस रोग से बचने के लिए चेचक के टीके लगवाने चाहिए तथा सफाई पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा, तो इसमें क्या करें हम, सबसे पहले बात तो कि जो छोटी माता या चिकन पॉक्स होता है ये लगभग क्या होता है, आपका चेचक होता है, उसी से मिलता जुलता रोग है और उसी की तरह बहुत संक्रामक होता है। इसमें होता क्या, इसमें आपको हल्का बुखार होगा पहले तथा शरीर पर फत्तियां निकल जाती है और जो फत्तियां होती है वो बाद में जल स्फोटों में बदल जाती है। इस रोग से बचने के लिए आपको एक ही उपाय है कि चेचक के टीके लगवाने चाहिए। अच्छा, ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको भी। उसके बाद नेक्स्ट जो डिजीज हमारी वो है खसरा या मिसल्स। तो इसमें भैया हम क्या करें कि इस रोग का कारक मोरबेली विषाणु होता है। याद रख लीजिएगा, मोरबेली विषाणु है वो खसरे का वायरस होता है, यानी मोरबेली विषाणु के कारण आपको खसरा रोग होता है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। यह वायुवाहित रोग है। इस रोग के विषाणु नाक से स्राव द्वारा फैलते हैं। इस रोग के आरंभ में नाक व आंख में पानी बहता है, शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। इसके उपचार के लिए रोगी को आराम करना चाहिए और हल्का भोजन तथा उबाला पानी पीना चाहिए। अच्छा, तो इसमें हम क्या याद करें, तो सबसे पहली बात कि इस रोग का कारक होता है मोरबेली विषाणु। कौन होता है, मोरबेली विषाणु। इसमें आपका पूरा शरीर जो है वो प्रभावित होता है। अच्छा, और हम क्या याद रखें कि इस रोग के विषाणु नाक के स्राव द्वारा फैलते हैं। इस रोग के आरंभ में नाक व आंख में पानी बहता है, शरीर में दर्द रहता है तथा ज्वर आदि लक्षण प्रकट होते हैं। उसके बाद क्या होगा भैया, तो 3-4 दिन के बाद जब प्रोसेस हो जाती है इसकी, 3-4 दिन हो जाते हैं रोग को हुए, तो 3-4 दिन बाद शरीर पर लाल दाने हो जाते हैं। और इसके उपचार के लिए रोगी को पहली बात तो आराम करना चाहिए, भोजन भी हल्का करना चाहिए और उबाला हुआ पानी पीना चाहिए।
देखते हैं भैया नेक्स्ट डिजीज को। अगला जो डिजीज होता है वो होता है गलसुआ या मम्स। नाम तो सुना होगा ना मम्स या गलसुआ का, नहीं सुना तो देख लीजिए अभी कि इस रोग का कारक मम्स वायरस होता है, याद रह जाएगा आपको। इस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है, याद रख लीजिए क्वेश्चन पूछ ले कि किस रोग में लार ग्रंथि प्रभावित होती है, तो भैया मम्प्स जो रोग है उसमें लार ग्रंथि प्रभावित होती है। आगे देखिए कि इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी की लार से होता है। आरंभ में झुरझुरी, सरदर्द तथा कमजोरी महसूस होती है। 1-2 दिन बुखार रहने के बाद कर्ण के नीचे स्थित जो पेरोटिड ग्रंथि होती है उसमें सूजन आ जाती है। इसके उपचार के लिए नमक के पानी की सकाई तथा टेरामाइसिन के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। अच्छा, तो इसमें क्या याद करें, सबसे पहले बात तो कि इसका रोगकारक होता है वो कौन होता है, मम्प्स वायरस होता है। इसमें सबसे पहले लार ग्रंथि प्रभावित होती है। उसके बाद क्या होगा कि इसका प्रसार कैसे होता है, तो इस रोग के विषाणु का प्रसार रोगी की लार से होता है। और उसमें क्या याद रखना है कि 1-2 दिन बुखार रहने के बाद उसके बाद क्या हो जाएगा, आपकी जो पेरोटिड ग्रंथि होती है ना आपके कान के नीचे, उस ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसके उपचार के लिए क्या करें, तो नमक का जो पानी होता है उसकी सिकाई कीजिए और टेरामाइसिन के इंजेक्शन लीजिए। यही इसके कुछ उपाय हैं। वीडियो कैसे लगे आपको, इसके पहले वाला पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा जिसमें कि हमने बैक्टीरिया जनित रोगों के बारे में पढ़ाया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर